देखो बच्चों, यहाँ कितनी भीड़ है। आप सभी एक दूसरे का ख्याल रखना और मेरे पास ही रहना। हाँ, और कोई शरारत नहीं करना, समझे? सर, यहाँ कितने सारे लोग हैं? बस केवल इतने लोगों को देखकर ही आप लोग परेशान हो गए? क्या आपको पता है कि पूरी दुनिया में कितने लोग रहते हैं? अच्छा अंजलि, आप बताओ, आपके विचार से विश्व में कितने लोग हैं? सर, ये तो मुझे नहीं पता। हाँ, पर मैं ये जानती हूँ कि मेरी कक्षा में 45 बच्चे हैं। और सर, हमारे विद्यालय में 900 बच्चे हैं। सर, और मेरे गांव में तो 1600 लोग हैं। सर, पता है, पापा बता रहे थे कि मेरी कॉलोनी में 2100 लोग रहते हैं। चलो ये सब तो ठीक है, लेकिन ये तो तुम्हारे कक्षा, स्कूल, गांव, कॉलोनी की बात हुई। लेकिन क्या आप में से कोई ये नहीं बता सकता कि पूरी दुनिया में कितने लोग हैं? सर, मुझे पता है कि विश्व में 6.6 अरब लोग रहते हैं। 6.6 अरब लोग। शाबाश अंजलि, बिल्कुल ठीक बताया आपने। बच्चों, लोग ही किसी देश के सबसे महत्वपूर्ण संसाधन होते हैं। संसाधन? हाँ बच्चों, संसाधन। देखो, प्रकृति की देन तभी उपयोगी होती है जब लोग अपनी जरूरतों के अनुसार बुद्धि का इस्तेमाल कर उसे उपयोगी बना देते हैं। इसलिए शिक्षित, स्वस्थ एवं प्रेरित मानव ही अंतिम संसाधन है। बच्चों, आपने पिछले पाठों में अन्य संसाधनों के बारे में पढ़ा है और देखा कि वे संसाधन विश्व के सभी भागों में एक समान नहीं पाए जाते हैं। सर, तो क्या मानव संसाधन के साथ भी ऐसा ही है? हाँ बच्चों, अन्य संसाधनों की भांति मानव संसाधन भी विश्व में समान रूप में वितरित नहीं है। अपने शिक्षा के स्तर, आयु और लिंग में वे एक दूसरे से अलग हैं। सर, वहाँ पर चलता फिरता स्कूल है। चलिए ना, वहाँ चलते हैं। ठीक है बाबा, चलता हूँ। चलो सभी उसी ओर चलो। सर, ये तो जनसंख्या वितरण के बारे में बता रहे हैं। हाँ बच्चों, आप सभी इसे ध्यान से देखो और समझो। जनसंख्या वितरण। बच्चों, भूपृष्ठ पर जिस प्रकार लोग फैले हैं उसे जनसंख्या वितरण का प्रतिरूप कहते हैं। विश्व की जनसंख्या का 90% से अधिक भाग पृथ्वी के धरातल के लगभग 10% भाग पर निवास करता है। विश्व में जनसंख्या का वितरण अत्यंत असमान है, क्योंकि कुछ क्षेत्र बहुत घने बसे हैं और कुछ विरल। सर, हमें बताइए ना कि दुनिया के किस भाग में अधिक जनसंख्या है और किस भाग में कम? बच्चों, दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया, पश्चिमी यूरोप और उत्तर पूर्वी उत्तर अमेरिका घने बसे क्षेत्र हैं। उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों अर्थात ध्रुवों के आसपास के ठंडे क्षेत्रों, गर्म मरुस्थलों, ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों और विषुवत रेखा के आसपास के वर्षा वनों में बहुत कम लोग रहते हैं। भूमध्य रेखा के दक्षिण अर्थात दक्षिणी गोलार्ध की
अपेक्षा भूमध्य रेखा के उत्तर अर्थात उत्तरी गोलार्ध में बहुत अधिक लोग रहते हैं। विश्व के कुल जनसंख्या के लगभग 3/4 लोग 2 महाद्वीपों एशिया और अफ्रीका में रहते हैं। विश्व के 60% लोग केवल 10 देशों में रहते हैं एवं उन सभी देशों में जनसंख्या 10 करोड़ से अधिक है। इन देशों का जनसंख्या घनत्व भी अधिक है। सर, जनसंख्या घनत्व का अर्थ क्या होता है? धरातल के एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। इसे प्रायः प्रति वर्ग किलोमीटर में व्यक्त किया जाता है। संपूर्ण विश्व का औसत जनसंख्या घनत्व 45 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व दक्षिण एशिया में है। इसके बाद क्रमशः पूर्वी एशिया एवं दक्षिण पूर्वी एशिया में है। अतः जनसंख्या का वितरण संपूर्ण विश्व में एक समान नहीं है। सर, ऐसा क्यों है? जनसंख्या का वितरण संपूर्ण विश्व में एक समान क्यों नहीं है? जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले अनेक कारक हैं, जिसमें पर्वत, पठार, मैदान, जलवायु अर्थात सर्दी, गर्मी, मृदा, जल, खनिज तथा सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारक सम्मिलित हैं। अब मैं आपको इन कारकों के बारे में एक एक करके बताऊंगा। सबसे पहला कारक है स्थलाकृति, जो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करता है। लोग हमेशा से पर्वतों और पठारों की तुलना में मैदानी भागों में ही रहना पसंद करते हैं, क्योंकि ये क्षेत्र खेती, उद्योग धंधे और अन्य क्रियाकलापों जैसे परिवहन, संचार, व्यापार आदि के लिए उपयुक्त होते हैं। भारत में गंगा का मैदान विश्व का सबसे अधिक घना बसा क्षेत्र है, जबकि दक्षिण अमेरिका के एंडीज, यूरोप के आल्प्स और एशिया के हिमालय जैसे पर्वतीय क्षेत्र कम जनसंख्या घनत्व वाले हैं। जलवायु जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला दूसरा प्रमुख कारक है। लोग सामान्य रूप से कठोर जलवायु अर्थात अत्यधिक गर्म और अत्यधिक ठंडी जलवायु वाले क्षेत्रों में रहना पसंद नहीं करते। उदाहरण के लिए लोग अफ्रीका के सहारा मरुस्थल, रूस के ध्रुवीय प्रदेश, कनाडा और अंटार्कटिका में रहना पसंद नहीं करते। मृदा जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला तीसरा कारक है। उपजाऊ मृदाएं कृषि के लिए उपयुक्त भूमि प्रदान करती हैं। भारत में गंगा और ब्रह्मपुत्र, चीन में वांगहो, जोंगजियांग तथा मिस्र में नील नदी के मैदान उपजाऊ मृदा के कारण घने बसे क्षेत्र हैं। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला चौथा कारक है जल, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। लोग अलवणीय अर्थात मीठे जल की आसानी से उपलब्धता वाले क्षेत्र में रहना अधिक पसंद करते हैं। विश्व की नदी घाटियां जहां जल उपलब्ध है घने बसे क्षेत्र हैं, जबकि मरुस्थल जहां जल की भारी कमी है विरल जनसंख्या वाले हैं। खनिज पदार्थों की उपलब्धता भी जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है। खनिज पदार्थों की अधिकता वाले क्षेत्रों में जनसंख्या अधिक होती है। दक्षिण अफ्रीका की हीरे की खानें, मध्य पूर्व में तेल की खोज ने इन क्षेत्रों में लोगों को रहने के लिए प्रेरित किया है। अच्छा सर, हमें ये बताइए कि आर्थिक, सांस्कृतिक और सामाजिक कारक किन्हें कहते हैं और ये जनसंख्या वितरण को
किस प्रकार प्रभावित करते हैं? बच्चों, आर्थिक कारक जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक है। औद्योगिक क्षेत्र रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं, इसलिए लोग बड़ी संख्या में इन क्षेत्रों की ओर आकर्षित होते हैं। जापान में ओसाका, भारत में मुंबई आर्थिक एवं औद्योगिक दृष्टि से विकसित होने के कारण घने बसे क्षेत्र हैं। सांस्कृतिक कारक का अर्थ ऐसे स्थानों से है जो धार्मिक और सांस्कृतिक महत्ता वाले होते हैं। धार्मिक और सांस्कृतिक महत्ता वाले स्थान लोगों को वहां रहने के लिए आकर्षित करते हैं। वाराणसी, यरूशलेम और वेटिकन सिटी इसके कुछ प्रमुख उदाहरण हैं। सामाजिक कारक के अंतर्गत वे क्षेत्र आते हैं जहां अच्छे आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। पुणे में इन सुविधाओं के कारण यहाँ घनी जनसंख्या बसी है। सर, अक्सर सुनने में आता है कि जनसंख्या काफी बढ़ गई है। क्या जनसंख्या परिवर्तित होती रहती है? हाँ बच्चों, जनसंख्या में परिवर्तन होता रहता है। सर, हमें विस्तार से बताइए ना कि जनसंख्या परिवर्तन क्या है और ये किस प्रकार होता है? जनसंख्या परिवर्तन से तात्पर्य एक निश्चित अवधि में लोगों की संख्या में परिवर्तन से है। विश्व की जनसंख्या स्थिर नहीं है। पिछले कुछ वर्षों में यह कई गुना बढ़ गई है। ऐसा जन्म और मृत्यु की संख्या में परिवर्तन के कारण हुआ है। मानव इतिहास की लंबे अवधि में सन 1800 तक विश्व की जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ी। उस समय बड़ी संख्या में बच्चों का जन्म होता था, लेकिन शीघ्र ही उनकी मृत्यु हो जाती थी। ऐसा इसलिए होता था क्योंकि उचित स्वास्थ्य सुविधाएं एवं पर्याप्त भोजन उपलब्ध नहीं था। किसान सभी लोगों की भोजन की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त उत्पादन करने में सक्षम नहीं थे। परिणाम स्वरूप जनसंख्या में वृद्धि बहुत कम। सन 1820 में विश्व की जनसंख्या 1 अरब हो गई थी। इसके 150 वर्ष बाद 1970 में विश्व की जनसंख्या 3 अरब हो गई। इसे प्रायः जनसंख्या विस्फोट कहा जाता है। 1999 में 30 वर्ष से कम की अवधि में जनसंख्या दुगनी होकर 6 अरब हो गई। इस वृद्धि का मुख्य कारण खाद्य आपूर्ति अर्थात अनाज के उत्पादन एवं स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार आना है, जिससे मृत्यु दर कम हो गई, जबकि जन्म दर अभी भी बहुत अधिक है। सर, ये जन्म दर और मृत्यु दर क्या है? बच्चों के जन्मों की संख्या को साधारणतः जन्म दर में आंका जाता है। जन्म दर का अर्थ होता है प्रति 1000 व्यक्तियों पर जन्म लेने वाले जीवित बच्चों की संख्या। मृत्यु दर का अर्थ होता है प्रति 1000 व्यक्तियों पर मरने वालों की संख्या। जन्म और मृत्यु जनसंख्या परिवर्तन के प्राकृतिक कारक हैं। एक देश के जन्म दर और मृत्यु दर के बीच के अंतर को जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि दर कहते हैं। जनसंख्या के तेजी से बढ़ने का मुख्य कारण प्राकृतिक वृद्धि दर का अधिक होना है। सर, अधिक जनसंख्या में परिवर्तन के अन्य कारण क्या है? बच्चों, प्रवास एक अन्य कारण है जिससे जनसंख्या के आकार में परिवर्तन होता है। प्रवास ये क्या होता है? किसी क्षेत्र विशेष में लोगों के आने जाने को प्रवास कहते हैं। लोग एक देश में अथवा देशों के बीच एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। जब लोग देश छोड़कर जाते हैं तो उसे उत्प्रवास कहा जाता है, एवं जब देश में आकर बसते हैं तो उसे आप्रवास कहते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में भीतरी प्रवास अथवा अप्रवास द्वारा जनसंख्या बढ़ी है। अफ्रीका महाद्वीप का सूडान
एक ऐसा देश है जिसमें लोगों के अपने देश से बाहर चले जाने अथवा उत्प्रवास करने के कारण जनसंख्या में कमी आई है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास की सामान्य प्रवृत्ति ये है कि लोग अच्छे रोजगार की खोज में कम विकसित राष्ट्रों से अधिक देशों के अंदर बड़ी संख्या में लोग रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं की खोज में ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों में जाकर बस जाते हैं। अच्छा सर, हमें ये बताइए कि क्या संपूर्ण विश्व में जनसंख्या वृद्धि एक समान है? नहीं बच्चों, जनसंख्या वृद्धि की दर विश्व में अलग अलग है। यद्यपि विश्व की कुल जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, फिर भी सभी देशों में ये वृद्धि एक समान नहीं है। कुछ देशों में जैसे अफ्रीका महाद्वीप के केन्या में जनसंख्या वृद्धि दर ऊंची है, क्योंकि उन देशों में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही उच्च हैं। हाल में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के साथ मृत्यु दर कम हो गई है, परंतु जन्म दर अभी भी अधिक है, जिससे जनसंख्या बढ़ रही है। अन्य देशों जैसे यूनाइटेड किंगडम अर्थात इंग्लैंड में निम्न जन्म दर और मृत्यु दर के कारण जनसंख्या धीमी गति से बढ़ी है। अच्छा सर, हमें यह बताइए कि जनसंख्या वृद्धि का किसी देश पर क्या प्रभाव पड़ता है? बच्चों, किसी देश की जनसंख्या कितनी भी अधिक हो, उसका उस देश के आर्थिक विकास के स्तर में कोई अंतर नहीं पड़ता। उदाहरण के लिए बांग्लादेश और जापान अधिक घनी जनसंख्या वाले देश हैं, लेकिन जापान बांग्लादेश से आर्थिक रूप से अधिक विकसित है। एक संसाधन के रूप में लोगों की भूमिका को समझने के लिए हमें उनकी गुणवत्ता के बारे में जानने की जरूरत होती है। लोग अपनी आयु, लिंग, साक्षरता स्तर, स्वास्थ्य दशाओं, व्यवसाय और आय के स्तर की दृष्टि से एक दूसरे से भिन्न होते हैं। लोगों की इन विशेषताओं के बारे में जानना आवश्यक है। बच्चों, अब मैं तुम्हें जनसंख्या संगठन के बारे में बताता हूँ। जनसंख्या संगठन जनसंख्या की संरचना को दर्शाता है। जनसंख्या संगठन हमारी यह जानने में सहायता करता है कि किसी देश की जनसंख्या में कितने पुरुष और कितनी स्त्रियां हैं। जनसंख्या संगठन जनसंख्या की आयु, शिक्षा, व्यवसाय, उनके आय का स्तर एवं स्वास्थ्य दशाओं के बारे में भी बताता है। किसी एक देश के जनसंख्या संगठन का अध्ययन करने की एक रुचिकर विधि जनसंख्या पिरामिड है, जिसे आयु लिंग पिरामिड भी कहते हैं। सर, ये जनसंख्या पिरामिड से हमें क्या पता चलता है? बच्चों, जनसंख्या पिरामिड दर्शाता है कि कुल जनसंख्या विभिन्न आयु वर्गों में विभाजित है, जैसे 5 से 9 वर्ष का आयु वर्ग एवं 10 से 14 वर्ष आयु वर्ग आदि। जनसंख्या पिरामिड प्रत्येक आयु वर्ग में स्त्रियों और पुरुषों की जनसंख्या को भी दर्शाता है। जनसंख्या पिरामिड का आकार उस विशिष्ट देश में रहने वाले लोगों की स्थिति बताता है। बच्चों की संख्या जो 15 वर्ष की आयु से नीचे हैं, को निचले भाग में दिखाया गया है और यह जन्म के स्तर को दर्शाता है। ऊपर का आयु वर्ग वृद्ध लोगों जिनकी आयु 65 वर्ष से अधिक है की संख्या और मृतकों की संख्या को दर्शाता है। जनसंख्या पिरामिड आयु वर्ग के आधार पर एक देश में आश्रित लोगों की संख्या भी बताता है। युवा आश्रित लोग 15 वर्ष से कम आयु के और वृद्ध आश्रित 65 वर्ष से अधिक आयु के लोग आश्रित जनसंख्या के अंतर्गत आते हैं। कार्यरत आयु वर्ग, जिसे 15 वर्ष से 65 वर्ष माना गया है, के लोगों को आर्थिक रूप से सक्रिय वर्ग रखा गया है। एक देश की जनसंख्या पिरामिड का आधार, जिसमें जन्म दर और मृत्यु दर
दोनों ही ऊंचे हैं, चौड़ा होता है और ऊपर तेजी से संकरा होता जाता है। ऐसा इसलिए है कि बहुत से बच्चे जन्म लेते हैं, लेकिन उनमें से अधिकतर की मृत्यु शैशव काल में ही हो जाती है और कुछ ही बड़े हो पाते हैं। यहाँ वृद्ध लोगों की संख्या बहुत ही कम है। ऐसी स्थिति अफ्रीका महाद्वीप के केन्या में पाई जाती है। इसे केन्या के पिरामिड के द्वारा दर्शाया गया है। जिन देशों में मृत्यु दर कम हो रही है, वहाँ युवा वर्ग का पिरामिड चौड़ा है। इसे भारत के पिरामिड से दर्शाया गया है। इस प्रकार की जनसंख्या में युवा अपेक्षाकृत अधिक है। इसका अर्थ मजबूत एवं वर्तमान में बढ़ती हुई श्रम शक्ति से है। कम जन्म दर वाले जापान जैसे देशों में आधार पर पिरामिड संकरा है। यहाँ घटी मृत्यु दर के कारण अधिक लोग वृद्ध आयु तक पहुंच जाते हैं। कुशल, उत्साही, आशावादी और सकारात्मक दृष्टि वाले युवा जन किसी देश के भविष्य होते हैं। हम भारतवासी भाग्यशाली हैं कि हमारे पास ऐसे मानवीय संसाधन हैं। उन्हें योग्य, उत्पादक एवं कुशल बनाने और अवसर प्रदान करने के लिए अवश्य ही शिक्षित किया जाना चाहिए। अच्छा बच्चों, अब हमें चलना चाहिए। आज हमने जनसंख्या का पाठ भी पढ़ लिया और मेला भी घूम लिया। ठीक है सर, हम चलते हैं।